नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अग्निवीर पर सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी जो घोषणाएं हैं वो अग्निवीरों के लिए की हैं, जैसे कि अगर वो अपना व्यापार शुरू करते हैं तो 5 लाख रुपए तक का ऋणमुक्त ब्याज देने की बात की। ग्रुप सी और डी में जो नौकरियों की बात है उसमें एज में रिलैक्सेशन की बात की। पहले बैच में 5 साल के एज रिलैक्सेशन की बात की। इसके अलावा आपको बता दें कि सीआईएसएफ और बीएसएफ ने भी 10% आरक्षण अग्निवीरों को देने की बात की है। अब समझना यह होगा कि क्या बीजेपी समझ रही है कि आने वाले समय में इससे कोई नुकसान ना हो इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए, या पीछे इससे कोई नुकसान हुआ है तो कोर्स करेक्शन की जाए। कुल मिलाकर जो नई घोषणाएं हो रही हैं उससे होगा क्या, और जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है क्या बीजेपी उस मुद्दे को धीरे धीरे हल्का कर पा रही है क्या, उसे समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दल अभी से ही जनता को साधने में जुटे हुए हैं। तो हरियाणा के लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद विपक्ष के मुद्दों को एक एक कर बीजेपी सुलझाने में जुटी हुई है, जिससे कि लोकसभा में मिले जख्म को विधानसभा में पूरी तरह से भरा जा सके। विपक्ष के उन मुद्दों को एक एक कर सुलझाया जा रहा है, जिसका विपक्ष अब तक विरोध करता आ रहा है। इनमें से ही एक अहम मुद्दा अग्निवीरों का भी है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। हरियाणा में अग्निवीर योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य से बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने अब राज्य की भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अब देखना ये होगा कि इस कदम से बीजेपी हरियाणा में विपक्ष को विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा झटका दे पाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। पंकज बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंश वत्स, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमिता द्विजा, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। और रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आपसे शुरुआत करते हैं। इसे कोर्स करेक्शन माना जाए जो अभी घोषणा हो रही है, क्योंकि अभी बीएसएफ, सीआईएसएफ ने भी 10% आरक्षण की बात की, हरियाणा सरकार ने 10% आरक्षण की बात की, यानी समायोजन हो जाए अग्निवीरों का, उसकी पहल जो है वो दिखाई दे रही है। आने वाले नुकसान से बचाव के तौर पे इसे देखा जा रहा है, या पीछे जो नुकसान हो गया उसके बाद इसे कोर्स करेक्शन के तौर पर देखा जाए? नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही ये कहा कि अग्निवीरों को सरकार में प्राथमिकता दी जाएगी। आज उसके लिए वो सारी चीजें बता दी गई हैं कि 10% आरक्षण किन किन चीजों में दिया जाएगा। कांस्टेबल की भर्ती में 10% होगा, जेल वार्डन में 10% होगा, माइनिंग गार्ड में, फॉरेस्ट गार्ड में या एसपीओ में सीधा फ्लैट 10% ओरिजेंटली इनको आरक्षण दिया जाएगा कि कभी भी कोई भी इनके लिए अगर आवेदन करेगा तो उसके बाद सीधा इनको भर्तियां करवा दी जाएंगी आरक्षण के हिसाब के साथ। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू हुई थी और आज 2024 चल रहा है, यानी कि लगभग 2 साल हो गए। अभी भी अग्निवीर अगर कोई रिटायर होगा 4 साल के बाद, उसके आने में अभी समय बकाया, तो उसके समय रहते पहले ही सरकार ने पहले भी कहा था कि हरियाणा की सरकार तरजीह देगी, लेकिन आज कैसे कैसे देगी या किन किन महकमों में कैसे मिलेगा, वो सब आरक्षण का प्रावधान आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर भी
आयु में भी छूट कर दी गई है कि 3 वर्ष की आयु लगातार छूट रहेगी और 5 वर्ष जो पहला बैच रहा उस पहले बैच के लिए 5 वर्ष की आयु की छूट रहेगी। और ग्रुप सी की भर्ती में 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा सिविल भर्तियों में, और बी ग्रुप में 1% का आरक्षण रहेगा। यह सारी बातें भी कही गई कि औद्योगिकी अगर इकाई कोई उनको 30,000 से ज्यादा अगर मासिक आय दे रहा है तो उस औद्योगिक जो इकाई है उसको भी सब्सिडी दी जाएगी 60,000 प्रति वर्ष के हिसाब से। तो ये सारे काम आज भारतीय जनता पार्टी अग्निवीरों के लिए के सम्मान में कह दें या जो उनसे अटैच होंगे, उनसे जुड़ने वाली जो औद्योगिक होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, उनको भी फायदा कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता है। क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या सरकार ये करने की कोशिश कर रही है कि जो अग्निवीर में था कि 4 साल बाद वो करेंगे क्या, उनके लिए विकल्प हैं और वो घर नहीं बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था सरकार कर देगी, ये मान लें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले ही वक्तव्य में बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि अग्निवीर जब रिटायर होकर के बाहर आएंगे तो उनके लिए तमाम चीजें उनके सामने होंगी, वो किसी भी ग्रुप में जाकर के अपना ऐड करवा पाएंगे। और एक डिसिप्लिन्ड आदमी जब बाहर आता है, आप देखेंगे आर्मी के इंसान को और एक सिविलियन में बहुत डिफरेंस होता है। एक आर्मी का इंसान जब बाहर निकल के आता है वो बहुत सिविलाइज और बहुत डिसिप्लिन के अंदर रहता है। तो जब ऐसे बहुत सारे साथी जब अलग अलग पोस्टों के ऊपर होंगे तो देश का माहौल या प्रदेश का माहौल या मैं कहूं अलग अलग संस्थाओं में वो वहां पर भी और डिसिप्लिन हमारे को देखने को मिलेगा। यह भी कहा गया कि 5 लाख तक का अगर वो अपना खुद का बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं तो वहां पर भी 0 इंटरेस्ट के साथ उनको 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। आर्म लाइसेंस में इनको तरजीह दी जाएगी, सबसे ज्यादा जो आर्म लाइसेंस आगे अप्लाई होंगे तो जो अग्निवीर होंगे उनको सबसे ज्यादा दिया जाएगा। और जो सरकारी विभाग हो या बोर्ड हो या निगम हो उनमें भी अगर जब नौकरी की बात आएगी तो उनको मैट्रिक स्कोर में उनको तरजीह दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी चीजें तमाम आज अग्निवीरों के लिए जो होनी चाहिए थी या जिनके भी मन में संशय था या विपक्ष बार बार कह रहा था और हम बार बार कह रहे थे कि भैया आप शांति रखें, अग्निवीरों के लिए पूरा प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी के पास तैयार है। और आज उसकी पेशकश आज भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, खुद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा ने आज सबके सामने की। ठीक है अंशवत्स भाई, क्या जो विपक्ष का एक मुद्दा है आज की घोषणाओं से, पीछे बीएसएफ सीआईएसएफ की घोषणाओं से, वो मुद्दा कुछ हल्का हुआ है और जो एक और बड़ा इशू बन सकता है आने वाले इलेक्शन में, उस पर सरकार ने काम किया है, ये माना जाए? सर नहीं मानता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि ये कहीं ना कहीं सरकार एक डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करी है और ये काफी हद से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये सरकार जो है, अगर आप देखेंगे 2014 का चुनाव इन्होंने जो लड़ा था सेना के आधार पे, हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहते हैं। 2019 का चुनाव इन्होंने लड़ा पुलवामा के आधार पे कि जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े मंचों से घोषणा की कि जो मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो पुलवामा के शहीदों के नाम के अपना एक वोट कर सकते हैं। और उसके बाद जब 2024 का जब चुनाव आता है और आपकी अगर ये इतनी ही अच्छी एक फ्लैगशिप स्कीम थी तो आपने 2024 के चुनाव में एक बार भी अपने अग्निवीर जो योजना था उसका आपने जिक्र तक क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बार भी जिक्र क्यों नहीं किया अग्निवीर योजना का, अगर ये इतनी ही अच्छी योजना थी? क्योंकि ये योजना जो थी ये ना ही भाजपा के मैनिफेस्टो में थी, ना ही इसकी कोई मांग किसी सेना ने की थी और ना ही इसकी मांग किसी भी एक वर्ग ने की थी, बल्कि ये वो स्कीम थी जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इसको लाई गई थी, जिसका खामियाजा आज इस देश के सेना को भुगतना पड़ रहा है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि आज सरकार ने एक रेगुलर सैनिक में और एक जो अग्निवीर है उसमें एक अंतर करने का काम किया है और वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो एक रेगुलर सैनिक है उसको तो आप शहीद का दर्जा देंगे, जो एक रेगुलर सैनिक है उसको तो आप जो है जब अगर वो शहीद हो जाता है तो उसको आप 2.34 करोड़ रुपीस देंगे, लेकिन जो एक अग्निवीर है उसको आप 1 करोड़ दे रहे हैं, आप उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। अगर वो शहीद हो जाता है तो उसके बाद ये उसको ना ही उसके परिवार को कोई तमाम फैसिलिटीज मिलने वाली है जो कि एक रेगुलर सैनिक के परिवार को मिलती हैं। तो आज जो आपने एक अंतर करने की कोशिश की है रेगुलर सैनिक के बीच में और एक अग्निवीर के बीच में, वो आज इस देश की जनता देख रही है। ठीक है अंश, मेरा मूल प्रश्न ये था कि आज की घोषणाओं से क्या कुछ बदलेगा, हालांकि मैं उस पर आता हूं। रजत पंजेटा, 10% आरक्षण हरियाणा सरकार नौकरियों में दे रही है, सीआईएसएफ और बीएसएफ ने भी 10% की बात की है। मैंने चर्चा की शुरुआत इसमें की थी कि क्या ये कोर्स करेक्शन है, क्या इसे माना जाए कि जो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है उसे
कुछ हल्का करने का प्रयास किया गया है। क्या यह मुद्दा उससे हल्का होगा जो घोषणाएं सरकार ने की हैं? और इसलिए हो जाएगा कि बात से ये जो योजना है ये अग्निवीर योजना ही गलत है। अब इसी को इस सिरे से जो है इसी का ही विरोध कर रहे हैं और उसको और ज्यादा जस्टिफाई करने की जो चीज पहले से गलत है उसको और ज्यादा जस्टिफाई करने का सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। अगर यहाँ पे आप ये बात करते हैं कि इन्होंने बात करी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में 10% आरक्षण देने की बात की, तो जो ग्रुप सी है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की और जो अग्निवीर वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर 10वीं और कोई 12वीं के बाद जो है वो अग्निवीर योजना में उसे ऑप्ट करते हैं। और जो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है आर्मी की 16 साल की, उसमें जो है वो ग्रेजुएशन है और अगर किसी को ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके जाना है तो वो एनडीए में जाके एनडीए क्लियर करता है, कैडेट बन के आगे ऑफिसर बनने वो ऑफिसर जैसे बनते हैं। तो जहां आप बात कर रहे हैं अभी ग्रुप सी की आपने बात की और ग्रुप डी की आपने बात करी, तो अगर पहले 100 पोस्ट है तो आप सीधा कह रहे हैं कि 100 में से 10 कम कर दीजिए। जो पहले से हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले से जो हरियाणा के बच्चे आपको भी पता है लाखों बच्चे जो है उन्होंने सीईटी का पेपर भी दिया था, उसके बाद आगे फॉर्म भरे थे तो आपने उनकी सीधा 10 पोस्ट और कम कर दी। जो हरियाणा लगातार निरंतर रूप से अनएम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ता जा रहा है। मैं तो इस बात का शुक्र मानता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि आगे उनको इजराइल भेजेंगे जो अग्निवीर है। तो आप ये जो 4 साल की आपकी भर्ती है और उसको आप सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका ये जो लॉजिक ही नहीं बैठता जो ग्रुप सी वाला लॉजिक, उसके बाद एक्स सर्विसमैन का ऑलरेडी कोटा है। रैत, उसमें जो ग्रुप सी डी की बात कर रहे हैं आप, उसमें स्पेसिफिक बताया गया है ना कौन कौन सी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ग्रुप सी की आप में मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन। अब उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, एसपीओ। वो तो आप ग्रुप बी में आखिर सी में मत बोलिए ना, या तो फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट की आपने वो रिलैक्सेशन दी है तो बताइए। ग्रेजुएशन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रुप सी की, तो आप ग्रुप सी में कैसे करेंगे उनको? ये तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक पोस्ट बताइए कि इस पोस्ट पे आरक्षण है। नहीं, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इनमें हो जाएगा फिर ग्रुप सी की बात करेंगे। मेरे रजत भाई, वहां पर आदमी अग्निवीर जब 4 साल रहेगा वहां पे पढ़ भी सकता है वो साथ के साथ साइड बाई साइड, ये भी पहले स्पष्ट कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा गया 12वीं में वहां 12वीं में ही रह जाएगा, वो वहां जाकर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है। वो ग्रेजुएट लेके आ सकता है और 3 साल की जो उसके आयु है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया है और जो पहला बैच गया उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है। अगर कोई अग्निवीर आकर भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ के भी इन पोस्टों पर जा सकता है। हर चीज का हर एक मायना आपको देखना रहेगा। वरुण जी, मेरे को बहुत क्लियरली मैंने मुख्यमंत्री जी को सुन लिया था, कोई आवश्यकता नहीं थी जो बीच में प्रवक्ता महोदय बीच में कूदे हैं। आप एक बात बताइए, क्या जरूरत है इसकी रिलैक्सेशन की? जब बच्चा 10वीं 12वीं के बाद जा रहा है, क्या उसे रिक्वायरमेंट है रिलैक्सेशन की? बिल्कुल नहीं, सिरे से खाली जाए सारी बातें। ग्रुप सी वाला कैसे आप बात कर रहे हो ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, कैसे पूरी करोगे? बच्चा वहां नौकरी करने जा रहा है, आपने उसको लेह लद्दाख भेजा हुआ है, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहां जाके, क्या बात कर रहे हो आप? अब बच्चा साथ साथ नौकरी करेगा या आर्मी की जॉब करेगा या ग्रेजुएशन करेगा? कितनी सारी नौकरियों में बच्चे पढ़ते हैं। क्या आज से पहले बच्चे नहीं पढ़ते रहे? क्या आज से पहले बच्चे नहीं पढ़ते रहे? जो आर्मी में आज बच्चा पढ़ रहा है वो वहां पर पढ़ाई के हिसाब से रैंक प्रमोशन कर रहा है पंडिता जी। क्या उनका प्रमोशन नहीं होता? क्या वो लोग पढ़ लिख के अपना प्रमोशन नहीं कराते? वहां पर ब्रिगेडियर तक पहुंचते हैं। आप ऐसी बात ना कहें कि आदमी पढ़ ही नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ सकता है। ये आपकी सोच, नकारात्मक सोच जो है वो आप लोगों की आज सामने आ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जो पीछे हुआ सीआईएसएफ बीएसएफ में भी 10% आरक्षण देने की बात हुई अग्निवीर को कि हमें ट्रेंड जो है डिसिप्लिन्ड जो कैंडिडेट है वो मिल जाएगा, तो अब ये जो दायरा है ये बढ़ रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है ना। भाजपा के प्रवक्ता या कोई भी इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करे
क्या पहले एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं है क्या? क्या रिजर्वेशन नहीं है क्या एक्स सर्विसमैन की? आप अपनी आर्मी के अंदर जहां पे आपको एक तहसीलदार की, आपको पता है तहसीलदार की ट्रेनिंग का समय कितना है? 3 साल। आपको पता है पूरे देश की हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेरेन के अंदर वो होती है ड्रिल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेरेन। कहां पे आपको अपने वेपन को कैसे रखना है, कैसे कैसे डिफरेंट वेपन को यूज करना है। आपको लगता है गलवान के अंदर एक अग्निवीर चाइना या पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के अंदर वो अग्निवीर सामना कर लेगा? आपको पता है जो सोल्जर है जो अग्निवीर के अलावा उसको एक कमांड हॉस्पिटल की सुविधा है, उसको एक केंद्रीय विद्यालय के उसके बच्चों की सुविधा है, उसको मिलिट्री कैंटीन की सुविधा है, कई प्लॉट निकलते हैं आर्मी कोटे के उसकी सुविधा है, अनेक सुविधाएं हैं इनका। आप बताइए जो एक गरीब घर का बच्चा जाएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। नाथुला पास आपको पता होगा, वहां पे एक मेजर लेवल के रैंक की बात कर रहा हूं मैं, उसका हनी ट्रैप कर लिया था। जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, जब इंटेलिजेंस आर्मी का, और कितना बॉर्डर के अंदर कितने किलोमीटर तक अंदर दुश्मन की सेना आई थी, इनको ये नहीं पता गरीब घर का बच्चा जाएगा वहां और वो कितना स्किल्ड है कितना नहीं है, उसको कितना वनरेबल है वो इन चीजों के लिए। पहली बात तो आप उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद सीएसएफ, अरे आप फिर तो एक कोटा पॉलिटिक्स का भी लगा लीजिए, एक प्रवक्ताओं का कोटा लगा लीजिए, आप चैनल में भी जर्नलिस्ट भी उसको भर्ती करेंगे। आप कुछ लॉजिक तो होना चाहिए, कोई लॉजिक के बिना बात हो रही है सारी की सारी। जब वो योजना ही गलत है उसको सिरे से हम निकालते हैं। आप एक बात, मैंने ये नहीं कहा कि कोई साथ रहते पढ़ नहीं सकता, मैंने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। भाजपा के जब कोई बीच में इंटरप्ट करता है, यानी उसके पास उसको पता है वो फैक्चुअली रॉन्ग है, उसको बीच में टपक रहा है, आपने समझा क्या बोलेगा बोलना। ये जो आप ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट है, एक बच्चा जब 10वीं 12वीं के बाद जा रहा है उसको आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो उसकी ग्रेजुएशन को? और आप एक बात बताइए, ग्रुप सी ग्रुप डी में जहाँ पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी लगभग 100 पोस्ट है, उसमें से 10 जस्टिफाई करोगे? ठीक है, मैं कोई जस्टिफिकेशन है इन चीजों की? मैं जवाब दे दूंगा। एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, उसको इतनी लाइटली और कॉमेडिक वे में प्रस्तुत कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट से बात करो तो सीरियस मुद्दे पे ये राजनीतिक भाषण देने की फैक्ट ही देंगे, मजाक तो आप लोग कर रहे हैं, हम तो फैक्ट के साथ बैठे हैं, फैक्ट की बातें कर रहे हैं, मजाक तो आप लोगों को लग रहा है इन सब चीजों के लिए। हम कह रहे हैं कि अगर जब अग्निवीर होंगे तो 25% अग्निवीर वहीं पे ही रहेंगे और 75% जो रिटायर होकर के आएंगे, जो बाहर आएंगे, उनको एक लिमिटेड अमाउंट भी मिलेगा, उस अमाउंट के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं, साथ में 5 लाख का लोन भी ले सकते हैं। आज आप बात मतलब बैठ करके ये कह रहे हैं कि वो गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा हमेशा, तो 20% लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीब को अमीर बनाने में लगी है। 5 लाख का लोन क्या होता है? क्या वो अमिता की बारी है, प्लीज रुकिए, एक एक करके बीच में बोल रहे थे ये 5 लाख के, आप उसको 50 लाख की कोई सहायता देते हो तो समझ में आता है। अरे ना उसको पढ़ने लायक छोड़ा, आपको परेशानी है, अच्छा रुक जाइए अमिता जी, ये बताइए आप लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। अच्छा रुक जाइए प्लीज, बीसी के एससी के, एक मिनट, इसका जवाब तो मैं जरूर दूंगा। अरे भाई आप दोनों ही चर्चा करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। एक मिनट, आप कह रहे हो क्या बात की, आपने रिजर्वेशन के खिलाफ है? वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, जो वहां पे बच्चा 5 साल से तैयारी करो, बच्चा 5 साल में फौज में है, वो उसके अपने घर में तैयारी नहीं करके जा रहा, ये बच्चा तैयारी नहीं करके जा रहा क्या? ये अपना फिजिकल क्लियर करके, पढ़ाई क्लियर करके जब जाकर के अग्निवीर बनेगा। घर बैठा अग्निवीर नहीं बन पा रहा, मेहनत करके देखिएगा अग्निवीर बनने के लिए कितना टाइम लगता है। ये फौज में भर्ती होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, शिद्दत के साथ लगा रहना पड़ता है, जब जाकर आपको फौज में भर्ती होते हो। ऐसे फौज में नहीं भर्ती हो जाता, और फौज में भर्ती होने के बाद जिस डिसिप्लिन के साथ आप बाहर आएंगे, वो डिसिप्लिन का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हो गया आपका, हो गया, एक ही बात को रिपीट आपको बातें का जवाब देना पड़ रहा है मुझे बार बार। मैं सोचता था कि रजत पंजेकर बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है, लेकिन आज इस मुद्दे पर इतना बैकफुट पे बात करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था आज आपके बारे में। चलिए रुक जाइए, रुकिए पंकज जी, बोलने से पहले बीच में ना थोड़ी सी शर्म करते हैं, दूसरे को बोलने दे। मैंने पेपर की बात करी है, क्या वो सीटी का पेपर, ये तो ग्रुप सी ग्रुप डी का, वो पेपर की तैयारी नहीं करेगा क्या? उसका पेपर का फॉर्म भी फिल करेगा वो, जब डायरेक्ट भर्ती है 10% बिना पेपर दिया भर्ती करोगे?
सिर्फ रिजर्वेशन की बात हुई, ये नहीं कहा गया कि सीधा भर्ती कर लिया जाएगा। एग्जाम देंगे, सारे प्रोटोकॉल फॉलो होंगे, सारे के सारे नियमावली फॉलो होंगे, उसके बाद जाकर के आदमी वहां पर पहुंचेगा। ये दोनों रुक जाइए प्लीज। अच्छा, अगले राउंड में बात कीजिएगा, दोनों रुक जाइए प्लीज। रजत आप भी रुकिए, आप रुक जाइए प्लीज, रुकिए। रजत आप भी रुकिए, पंकज आप भी रुकिए। नहीं, एक मिनट। अरे बिना ग्रेजुएशन के कैसे करोगे, बताओ मेरे को। अभी आपको बहुत ज्ञान है ना, बताओ मेरे को, उसका जवाब दो आप। अरे ग्रेजुएशन मैं कह रहा हूं, पढ़ नहीं सकता क्या बच्चा वहां पर? हाँ, साइड बाय साइड करते नहीं है क्या? दो कोर्स करते देखे मैंने लोग, तीन कोर्स करते देखे मैंने लोग। और वहां पर आर्मी के अंदर आज भी पढ़ाई करते हैं बच्चे और अपना प्रमोशन लेते हैं। प्रमोशन पढ़ाई के आधार पर जब लेते हैं टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ करके वो और आगे निकलते हैं। दोनों रुक जाइए, एक जगह से रुक गई। अमित मुझे बताएं, ये पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जैसे सीआईएसएफ बीएसएफ ने और अब हरियाणा सरकार ने ये 30% रिजर्वेशन अब दिख रहा है। जो ये था कि जी 25% ही आगे जाएंगे, बाकी 75% का क्या? अब सरकार सीआईएसएफ में भी, बीएसएफ में भी, हरियाणा सरकार भी रिजर्वेशन दे रही है। इससे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? आपको लगता है कि सरकार ने जो कोशिश की है उससे कुछ बदलाव होगा? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्ते और जी उन सभी को नमस्कार। देखिए, ये जो रिजर्वेशन बढ़ाया है 10%, तो ये गलत है। अगर ये 50% बढ़ाते और 13 मिलिट्री फोर्सेस में बढ़ाते तो शायद लेकर ये आए थे तो कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस किए जा सकते थे। जितनी भी बीजेपी गवर्नमेंट मतलब इसको सिस्टम को, इस स्कीम को इम्प्रूव किया जा सकता था। और जो ये 10% तक का ही कोटा लाए, और ये बिल्कुल बात इन्होंने जो प्रवक्ता के इनैलो की जो प्रवक्ता उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ग्रेजुएशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो ग्रेजुएशन कैसे करेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं कि अग्निवीर जब हम आर्मी के लिए प्रिपरेशन करते काफी रिगरस एक्सरसाइज कराई जाती है, ट्रेनिंग होती है, उसके साथ उन्हें सुबह 4 बजे उठना होता है। इस तरीके की एक रिगरस ट्रेनिंग के साथ आप एक उम्मीद कर रहे हो कि वो पढ़े। तो ये पहली बात। तो जो आज हमारे प्रधानमंत्री है वो एंटायर पॉलिटिक्स करके बैठे। अगर मैं ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, ये ज्ञान अगर प्रधानमंत्री जी और दूसरे जितने भी हैं उनको भी अगर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि उन्हें ये सब, ताकि वो पढ़े और समझे कि एक जो समाज है उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो जितने भी जॉब है या आर्मी की ये इको सिस्टम है, इकोनॉमिक्स है, उसको थोड़ा प्रॉपरली समझे कि किस तरीके से क्या यूटिलिटी है, क्या आप स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इससे एक मतलब बहुत सिस्टम को आप गड़बड़ा दोगे। सेम ये बड़ी चीज है जो अभी कल ही अमित शाह जी आए नरेंद्रगढ़ में और बोलकर गए कि जो क्या नाम है क्रीमी लेयर को अब 6 लाख से 8 लाख कर देते हैं, और इसमें जो वेतन है वो इसी आए बहुत घूम गए आप अमिता जी। नहीं बोली नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या सबके मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले तो उसको जो 6 लाख है उसको 8 लाख कर दिया, और ये सारी चीजें उन्होंने ही समझी। अब उसी को ये चीज रिवर्स में, तो पहले ये डिसाइड कर ले। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले आप डिसाइड कर ले कि आप करना क्या चाहते हो। ये कोई भी अगर पॉलिसीज लाते हैं या कोई भी डिसाइड तो आपको करना है, आपको बोलना क्या है बैठ के। और दूसरी ये समझने की जरूरत है कि ये एक जो आर्मी है, वो डिफेंस सिस्टम है, उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चले एक सेकंड रुकिए, अंश की बात में चलता हूँ। रुकिए अंश, वहाँ पर हमारी सुरक्षा का भी सवाल है, तो उनका जो है ये मनोबल टूटेगा अगर उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। तो ये समझने की जरूरत है जी। अंश मुझे बताएं, इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इलेक्शन पे पूरी तरीके से दिखा भी है। जहां जहां पे सेना में जो जिन जिन राज्यों से जो हमारे प्रदेशवासी हैं जो कि सेना में जाते देश में, चाहे वो बात उत्तर प्रदेश की, चाहे वो बात हो हरियाणा की, या फिर कोई अन्य जो मैं कह लूँ राज्य, जहां जहां से भी सेना में लोग शामिल होते हैं वहां पे भाजपा का कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत कम हुआ है। हमने चाहे बात कर ले हरियाणा की, तो हरियाणा से कितने सारे इनको नुकसान हुआ है। हम सबने देखा है कि पहले 2019 में उन्होंने 10 में से 10 सीटें जीती, अब वो 5 सीटें पे जीतने में आए। जहां पहले सेना में से
4,500 भर्तियां होती थी सेना में, आज वहां से सिर्फ 900 हो रही हैं, और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रतिशत भर्ती जो है वो रेगुलर के लिए होगी, बाकी की जो है वो अग्निवीर। आज कहीं ना कहीं इस देश की जनता समझ रही है, हरियाणा के लोग समझ रहे हैं कि आप अग्निवीर को और रेगुलर सैनिक के जो भर्ती है उनके बीच में जो अंतर आप कर रहे हो, और किस प्रकार से उनको एक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आप एक अनट्रेन्ड तरीके से आप उनको वॉर सिचुएशन में झोंक रहे हो, चाहे वो बात हो चाइना पे या फिर बात हो पाकिस्तान बॉर्डर पे। आप किसी को 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद आप वहां पे भेज रहे हो, जहां पे उनके सामने के जो सैनिक है, चाहे वो बात हो चाइना के या पाकिस्तान के, वो कितने साल उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे देश के जो अग्निवीर है वो मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग पे वहां पे वो बैठे हैं, वो तो युद्ध करने को मजबूर है। तो वो इस देश की जनता, हरियाणा की जनता समझ रही है, और उसकी वजह से उनको नुकसान होगा। हरियाणा में अगर हम देखें तो आज कांग्रेस पार्टी को 46 विधानसभा में बढ़त मिली है। इसका अर्थ क्या है कि हरियाणा से, जो हरियाणा जिसकी पहचान किसानों से ना होती थी, जिनकी पहचान किसानों से होती थी, जवानों से होती थी, जिनकी पहचान पहलवानों से थी, और इस भाजपा की सरकार ने तीनों वर्ग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम किया। फिर भी बीजेपी 44 सीट पर लीड ले गई अंश। इतना कुछ होने के बाद भी 44 सीट पे लीड ले गई बीजेपी। लेकिन 46 सीटों पे तो आज भी हमारी बढ़त है ना, ये भी तो आप देखिए। हमारी 2019 की आप सिचुएशन को 2024 की सिचुएशन को कंपेयर करके तो देखिए। सर 2019 में तो 31 विधानसभा सीटें भी जीत गए थे आप। तो अगर आज 2019 की सिचुएशन में अगर आप देखें तो उनको 10 की 10 सीटें मिली थी, आज 5 सीटें नुकसान अगर कुछ हुआ, कुछ तो हरियाणा की जनता ने संदेश दिया होगा ना। ठीक है, ठीक है। पंकज बेनीवाल, आपको संदेश मिल गया हरियाणा की जनता का, इसीलिए आप इस तरह के कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बदलाव से बहुत कुछ होगा नहीं, ऐसा आपके साथियों का यहाँ पे मानना है। साथी कभी भी किसी भी कोई भी स्कीम अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, कोई भी विपक्ष वाला, आज तक मैंने उसको प्रेज करते हुए नहीं देखा है। आज अगर कोई एक योजना ऐसी आ रही है जिसके लिए इन्हीं का सवाल बार बार में होता था कि उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, आज उसके आगे का एक प्लेटफॉर्म इनके सामने आ गया है, उसके बावजूद भी इनको उसमें कमियां ही निकालने का काम है। तो ये खैर बहरहाल विपक्ष का काम ही है कि वो कमियां निकालता रहे, ये कमियां निकालते रहेंगे तो हम पूरा नहीं करते रहेंगे। इनको जहां पर कमी लगेगी वो फिल इन द ब्लैंक्स भारतीय जनता पार्टी भरती रहेगी, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स इनके लिए छोड़ा नहीं जाएगा। ये लोग वहां पर जाकर कुछ इज़ेमार लगा दे, भारतीय जनता पार्टी सारे फिल इन द ब्लैंक्स को भर देगी। और अंश भाई कह रहे थे कि अब की बार तो हम 46 सीटों पर आ गए। अरे जब आपकी 0 सीट आई थी लोकसभा में 2019 में, जब भी आप 31 सीट ले गए, आज आपकी 5 आ रही हैं, तो आप भी बड़े उत्साहित हो रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होता है, जनता जनार्दन फैसला लेती है कि मुझे किस सरकार के साथ जाना है, किसकी योजनाएं मेरे लिए अच्छी हैं, कौन मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, किसने 10 साल से मेरे लिए अच्छा काम किया। 2014 में आप लोगों की कार्यनीति समझ में आ गई थी कि कैसे आप लोगों ने हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है बीते 10 सालों के अंदर, 2005 से 14। इसलिए ना 2014 में आप लोग आ पाए, ना 19 में आ पाए, और ना 2024 में आ पाएंगे। सेंटर में भी आप लोगों के साथ यही हुआ कि 2014 में आपको जनता, देश की जनता ने बेदखल कर दिया था, 2019 में बेदखल किया, और 2024 में भी आपको बेदखल करने का काम इस देश की जनता ने ही किया। भारतीय जनता पार्टी को के साथ मैंडेट देकर के आज भारत की जनता या भारत देश की जनता पूरे तरीके से खड़ी है। और हरियाणा की जनता भी सारी जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो, चाहे अग्निवीर की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, बीसी की बात करें, हर एक वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है जल्दी से और हर एक के लिए काम कर रही है। मुझे बताएं, इलेक्शन में इंपैक्ट अगर ऐसे बाइफरकेट करें कि अब बचे हुए 75 में से 30% को रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो उसके बाद क्या घर में एक सामान्य सी बात होती है कि चलो बच्चा नौकरी कर रहा है सरकारी, वो वाली फीलिंग आएगी या नहीं? बिल्कुल निश्चित तौर पर। अरे ये वाली रजत से पूछा मैंने। अच्छा, ओके जी रजत। देखिए गौरव जी, बात ऐसी है, अगर तो बिना फॉर्म भरे, बिना पेपर दिए, बिना इंटरव्यू दिए किसी का बच्चा अगर लग रहा है, वो आपको समझ में आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 100 में से मैंने एग्जांपल दिया, ये 10 जो आप सीटें हैं ये जो आप देंगे वो कहीं ना कहीं तो कम होंगी, वो किसी ना किसी से कोटे में से तो कम होंगी, पहली बात तो।
सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद आपको, अब मैंने जो ग्रेजुएट करके बच्चे जाते हैं या तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो 16 साल की नौकरी है, वहां पे प्रमोशन भी है, वहां पेंशन भी है, वहां कमांड हॉस्पिटल है, वहां केंद्रीय विद्यालय है, वहां कोटे के प्लॉट है, वहां बहुत बहुत कुछ है, वहां पे मौत के बाद मुआवजा भी है, सारा कुछ है उसके अंदर। और अच्छा जो पढ़ाकू बच्चा है वो एनडीए में जाएगा, कैडेट बनेगा, ऊंचे के रैंक पे जाएगा। यहाँ बात इसकी हो रही है, अगर आप कोई ग्रुप सी की पोस्ट है और सरकार सीधा ये लुभावना वादा दे रही है, तो उसमें आप, ये सच्चाई ये है कि ग्रुप सी के लिए उसको ग्रेजुएशन चाहिए, ये 70 की लकीर है। उसके बाद उसको सारा कॉम्पिटिटिव उसमें उसको पेपर देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, जैसे एक्स सर्विसमैन का ऑलरेडी होता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, उससे अलग से रिजर्वेशन 50% से भी एक्सीड कर दोगे क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये तो चैलेंज भी हो सकती है, ये तो चैलेंज भी हो सकता है। आगे तो दो, इनका पता तो चले ये कर क्या रहे हैं। ठीक है अमिता, जल्दी से एक रिएक्शन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इलेक्शन में आप तो अभी भी इस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार अगर इसमें बदलाव कर रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, मान लें? इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता को भी पता है कि ये गुना है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लुभाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए चुनाव तक। उसके बाद ये कुछ इस तरीके का फिर से बदलाव कर देंगे 5 साल, और फिर अगली बार ये हमेशा इनका ये चुनाव जीतने की एक प्रणाली है, एटीट्यूड है इनका कि लोगों को झूठ बोलो, जितना ज्यादा बोल सकते। उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने अपनी पार्टी में एक नियम बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद आप रिटायरमेंट हो जाता है आपकी बात में। 4 साल सिर्फ अगली पॉइंट्स नहीं अमिता के पास में, सोच के देखिए ना, 4 साल मतलब कोई भाई इलेक्शन जीतने के लिए पंकज आपने लॉलीपॉप दिया है। विपक्ष जो है वो हमेशा ही खिलाफ काम करता है। विपक्ष अगर प्रेज कर दे, चीजों के लिए काम कर दे, तो ये अपनी जमीन कैसे तलाशेंगे? तो अपनी जमीन तलाशने पे लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हर एक हरियाणवी के लिए, अग्निवीरों के लिए इतने अच्छे काम करती जा रही है, तो हम तो वैसे ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये लोग तो अपने सिंबल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो इनेलो वाले हो, इनका तो सिंबल बचाने की लड़ाई है दोनों की। तो इससे ज्यादा इनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको कुछ ना कुछ नकारात्मक बातें बोलनी है, नेगेटिव बातें बोलनी है, जिससे इनको कुछ 1-2% वोट मिले। लेकिन हरियाणा की जनता अब इनको वोट परसेंटेज नहीं देगी, ना आम आदमी पार्टी को, ना इनेलो को। ये चुनाव अब जो कांग्रेस ने जिस वोट बटोरने का काम किया, वो भी हरियाणा की जनता समझ चुकी है। और अग्निवीरों के लिए हमने पहले भी कहा था कि उनके लिए पूरा खाका तैयार कर रखा है। आज वो पूरा खाका अगर जनता के सामने है, तो भी पूरे विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। इनको अब ये लग रहा है कि हरियाणा की जनता के लिए इतने बेहतरीन काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नायब सिंह सैनी की सरकार कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अपनी जमीन कैसे तलाशेंगे? सिर्फ लड़ाई अपनी जमीन तलाशनी है। समझना ये कि एक नया ऐलान है और सामने चुनावी मैदान है, क्या कुछ बदलता है आने वाले चुनाव में देखेंगे। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।